गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आजकल हम लोग यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर एलएलबी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फैमिली लॉ फर्स्ट, हिंदू लॉ के सेक्शन 13 डाइवोर्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अर्थात विवाह विच्छेद टॉपिक हमारा चल रहा है। सेक्शन 13 फर्स्ट वे ग्राउंड्स जिनके आधार पर या जिन पर हस्बैंड और वाइफ दोनों विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में लगा सकते हैं। सेक्शन 13 फर्स्ट का एनी मैरिज solemnized whether before or after the commencement of this act may on a petition presented by either the husband or the wife be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party has been suffering from a virulent and incurable form of leprosy। अर्थात धारा 13(1) का फोर्थ ग्राउंड हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कुष्ठ रोग लैप्रोसी जो है वो जुडिशियल सेपरेशन और विवाह विच्छेद दोनों का आधार। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कुछ अमेंडमेंट्स करके जो हम यहाँ पे लैप्रोसी अब पढ़ेंगे, ये इसका नया रूप है। कोई भी पक्षकार चाहे उसका विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हुआ हो या उसके बाद हुआ हो, अनुस्थापित हुआ हो, दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार मीन्स यहाँ पे तात्पर्य है हस्बैंड और वाइफ, उनमें से कोई भी इस आधार पे न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका लगा सकता है कि दूसरा पक्षकार विरुलेंट एंड इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी अर्थात असाध्य एवं असहनीय इनक्योरेबल असाध्य और विरुलेंट फॉर्म में उग्र रूप से कुष्ठ रोग से पीड़ित है। पहले इसी आधार पर न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका लगाने से पूर्व कुछ समय तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन 1976 के अमेंडमेंट के पश्चात अब समय इसके लिए तय नहीं है। बस सिर्फ कुष्ठ रोग का असाध्य उग्र फॉर्म में होना आवश्यक है। इस आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका या विवाह विच्छेद की डिग्री लेने के लिए लेप्रोसी की दो कंडीशंस फुलफिल करना आवश्यक है। फर्स्ट, लेप्रोसी इज इन इनक्योरेबल फॉर्म एंड द सेकंड इज विरुलेंट फॉर्म अर्थात कुष्ठ जो है वो इनक्योरेबल अर्थात असाध्य फॉर्म में हो जिसका कोई इलाज संभव नहीं। दूसरा विरुलेंट फॉर्म में हो अर्थात उग्र रूप में हो, बहुत ज्यादा रूप से वो फैल चुका। तो इस आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में लगाई जा सकती है। विरुलेंट से तात्पर्य यहाँ पे है, द वर्ड विरुलेंट इज नॉट ए मेडिकल टर्म, इट मीन्स इन्फेक्शियस या मैलिग्नेंट फॉर्म किसी भी बीमारी का, जिससे कि हम लोग जो मतलब इस हद तक जैसे किसी की स्किन पे बहुत ज्यादा फफोले हो जाए, वाइट वाइट दाग हो जाए और वो फैलते ही चले जाए, स्प्रेड करें, तो फिर हम इसे कहेंगे विरुलेंट फॉर्म में। एंड इनक्योरेबल मीन्स कि जब उसका इलाज ही संभव नहीं है तो दोनों पक्षकारों का साथ रहना असंभव है। जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल जो फिजिशियंस होते हैं वो इसकी जांच करके बताते हैं कि ये इनक्योरेबल फॉर्म में है। तो इस आधार पर न्यायालय विवाह विच्छेद की याचिका या विवाह विच्छेद न्यायालय में वो इस आधार पे ले सकते हैं। एक केस है अन्नपूर्णा वर्सेस नवल किशोर 1965 उड़ीसा का। यहाँ पे लिप्रोमेट्स एक रोग है, कुष्ठ रोग का ही टाइप है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है
और उग्र कुष्ठ की श्रेणी में आता है। अगर वो किसी को हो जाता है तो न्यायालय कहता है कि इस लिप्रोमेट्स को इज नॉट इज कवर्ड इन विजिलेंट फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, अर्थात लिप्रोमेट्स फॉर्म जो है कुष्ठ का वो विजिलेंट फॉर्म माना जाता है कुष्ठ का। इसका इलाज संभव नहीं और ना ही इसे रोका जा सकता है। जब किसी को इसमें क्या होता है कि जो कोई जिसके भी ये होता है तो उसके अंग गलने लग जाते हैं, तो वो सोसाइटी में नहीं रह पाता, तो कंजुगल राइट्स जो हैं वो या मैरिज कैसे कैरी ऑन कर पाएगा। तो इस आधार पर न्यायालय ने कहा कि दूसरे पक्षकार को यह अधिकार है कि वो न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका लगाए। इसी तरह एक और केस शिवांगा वर्सेस पद्माराव 1974 सुप्रीम कोर्ट 79, इसमें भी क्या है कि जो पक्षकार है वो कुष्ठ रोग से उग्र फॉर्म में उसके कुष्ठ रोग हो गया, उसकी स्किन पे बहुत छाले आ गए, उसके साथ रहना असंभव था। तो इस आधार पर न्यायालय ने कहा कि लेप्रोसी अगर इस स्टेज तक फैल गई है या कुष्ठ इस स्टेज तक किसी व्यक्ति में फैल गया है जिससे कि उसकी शरीर या त्वचा या स्किन जो है गलने लग जाए और उसकी पूरी स्किन पे छाले ही उभर आए, तो फिर उनका साथ रहना असंभव हो जाता है। तो इस आधार पर उनको न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिग्री दे दी जाती है। And the next ground is Section 13 first, any marriage solemnized whether before or after the commencement of this Act may on a petition presented by either the husband or the wife be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party has been suffering from venereal disease in a communicable form। अर्थात कोई भी मैरिज जो इस अधिनियम के पूर्व अनुस्थापित हो या पश्चात अनुस्थापित हुई हो, विवाह के दोनों पक्षकारों में से हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी इस आधार पर न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका लगा सकता है कि दोनों में से कोई पक्षकार बत्तीस रोग वायरल डिजीज जिसे हम लोग एसटीडी डिजीज के नाम से जानते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है इससे ग्रसित है। इस आधार पे सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन और सेक्शन 13 में डाइवोर्स की डिग्री दोनों ही ली जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ इस आधार पे विवाह विच्छेद की याचिका प्राप्त करने के लिए इस डिजीज का ट्रांसमिटेड फॉर्म में अर्थात संचारी अवस्था में होना आवश्यक है, क्योंकि जब आप किसी को ट्रांसमिट करेंगे कोई डिजीज तो फिर दूसरा पक्षकार आपके साथ मुश्किल है कि भाई जबरदस्ती किसी को कोई रोग लगेगा तो वो साथ नहीं रहेगा, इसलिए इस आधार पे न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका प्राप्त कर ली जाती है। एक केस है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल वाई 1999 सुप्रीम कोर्ट 495। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एच आई वी जैसा इस नाम से आप सभी परिचित हैं, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इस तरह की डिजीज जो है इनको इन्होंने वायरल डिजीज माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है तो उसे मैरिज करने से रोका जा सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वो किसी अन्य व्यक्ति को बीमार करे। अर्थात इस आधार पर न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका लगाई जा सकती है। आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यायालय में ये प्रूव करना पड़ता है कि अर्जीदार को उससे आरोप नहीं लगा। And the next is Section 31 first, any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act may on a petition presented by either the husband or the wife be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party has renounced the one by entering any religious order। अर्थात कोई दूसरा पक्षकार इस अधिनियम के पूर्व उसका विवाह अनुस्थापित हुआ और इसके पश्चात अनुस्थापित हुआ हो, न्यायालय में इस आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका लगा सकता है कि दूसरे पक्षकार ने या प्रत्यर्थी ने किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रवज्ञा संन्यास ग्रहण कर लिया तो याचिकादार विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ 4 तरह के आश्रम में लाइफ को बांटा गया है।
जिंदगी 100 ईयर्स मान करके 25-25 वर्ष के आधार पे इसे बांटा गया है। 4 आश्रम में से एक आश्रम है संन्यास आश्रम। तो अगर कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता है तो दूसरे पक्षकार के पास ये अधिकार है कि वह इस आधार पे विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में लगा ले। क्योंकि संन्यास जब कोई लेता है तो गृहस्थ जीवन का त्याग कर देता है, सांसारिक जीवन का अंत कर देता है। अर्थात सांसारिक जीवन का अंत मतलब उसकी मैरिड लाइफ का अंत। संसार और सांसारिकता का पूर्ण रूप से त्याग कर ही कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर पाता है। संन्यास आश्रम में प्रविष्ट करने को ही रिनाउंस द वर्ल्ड कहा जाता है। रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर। एक केस गोविंद वर्सेस कुलदीप 1971, दिल्ली हाई कोर्ट। साथ ही शीतल दास वर्सेस शांताराम 1954, सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों केस में क्या हुआ कि जो हस्बैंड है उसने किसी धार्मिक पंथ के अनुसार संन्यास ग्रहण कर लिया। यहाँ पे गोविंद के केस में हस्बैंड सन्यासी हो गया। वाइफ ने विवाह विच्छेद की याचिका के आधार पर न्यायालय में याचिका पेश की। इस आधार पर तो न्यायालय ने उन्हें संन्यास ग्रहण करने को ये माना जाएगा कि व्यक्ति ने संसार ही त्याग दिया था, सांसारिक जीवन से विरक्त होकर एकांकी जीवन व्यतीत करने लग गया, दाम्पत्य जीवन का समापन उसने कर दिया। एंड दूसरे केस में शीतल दास वर्सेस शांताराम में सुप्रीम यहाँ पे हस्बैंड जो है किसी का चेला हो गया और उसने सन्यासियों के पीछे वो रहने लग गया। तो न्यायालय ने कहा कि मात्र चेला होना सन्यासी होना नहीं होता। संन्यास आश्रम में कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं जा सकता जब तक कि वो सारे अनुष्ठानों को संपन्न ना कर ले। कोई व्यक्ति सन्यासी होने पर भी संसार नहीं त्यागे तो विवाह विच्छेद की डिग्री पारित नहीं हो सकती, क्योंकि कई लोग संन्यास होने के साथ साथ अपने सांसारिक जीवन को भी साथ साथ जीते हैं। अर्थात संसार को नहीं अगर वो त्यागता है तो इस आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में नहीं लगाई जा सकती। लेकिन साथ ही अगर वो सन्यासी होने के साथ साथ संन्यास सांसारिक जीवन का त्याग कर देता है तो इस आधार पर दूसरे पक्षकार को यह अधिकार है कि वह न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका लगा दे। And the last ground is Section 31. First, any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act may on a petition presented by either the husband or the wife be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party has not been heard of as being alive for a period of 7 years or more by those persons who would naturally have heard of it had that party been alive। अर्थात कोई भी मैरिज जो इस अधिनियम के पूर्व या पश्चात अनुस्थापित हुई हो, तो अगर इस आधार पे कि मृत्यु की उपधारणा प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में जिसे सुना जाना चाहिए, जिसे देखा जाना चाहिए, उस व्यक्ति ने लगातार 7 वर्षों तक फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना, तो ये मान के चलते हैं who would naturally have heard of it had that party been alive, कि उसके जीवित होने के बारे में कुछ भी नहीं सुना, तो इस आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में लगाई जा सकती है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 108 साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत यह प्रिजम्पशन किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के विषय में 7 वर्ष तक उन लोगों ने जिन्हें सामान्यतः उसके जीवित होने के बारे में सुनना चाहिए था, उसके जीवित होने के बारे में कुछ नहीं सुना, देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं माना, कुछ नहीं सुना, तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति मृत है। क्योंकि जो व्यक्ति ये कहेगा कि वह व्यक्ति जीवित है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर आएगा। यहाँ पे वैवाहिक विधि में प्रिजम्पशन का ये तात्पर्य है कि इतना लंबा समय अगर कोई व्यक्ति ये रहे
अकेले रहे और उसके बाद भी अकेले रहे तो इससे बेटर है कि वो इस आधार पे कि वो दूसरी पक्षकार की डेथ हो गई और वो तलाक लेकर के अपना दूसरा विवाह करे, क्योंकि बिना तलाक अगर दूसरा विवाह कर लेगा और फिर कभी वो लौट आएगा तो बाइगेमी का अपराध बनेगा। अतः मृत्यु की अवधारणा के आधार पे हस्बैंड या वाइफ ये मान के नहीं चल सकते कि उसकी डेथ हो गई या विवाह समाप्त हो गया डेथ के आधार पे, ये नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के आधार पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसकी मृत्यु की संभावना है, यह नहीं है कि विवाह समाप्त हो गया। अर्थात जैसा हमने पहले अभी पढ़ा कि इस आधार पे विवाह विच्छेद की न्यायालय में याचिका पहले लगाई जाएगी। इस उपधारणा के आधार पर अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक प्राप्त किए मैरिज कर लेता है तो द्विविवाह का अभियोजन उस पर चलता है, क्योंकि जैसे ही डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज अर्थात डाइवोर्स की डिग्री लेते हैं तो दोनों पक्षकार स्वतंत्र हो जाते हैं, अर्थात उन्हें अब दोबारा मैरिज करने का राइट है, दोनों फ्री हैं। बट बिना उसके अगर लेते हैं तो फिर बाइगेमी का अपराध बनेगा। अर्थात यहाँ मतलब ये हम मान के चलते हैं कि प्रिजम्पशन और डेथ इसलिए कि भाई मृत्यु की अवधारणा कर ली जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर अच्छी खबर नहीं आई तो बुरी खबर जरूर आएगी। यहाँ पे आज हम लोगों ने सेक्शन 13 फर्स्ट के वे आधार जिनके आधार पे हस्बैंड और वाइफ दोनों विवाह विच्छेद के न्यायालय में याचिका लगा सकते हैं, इनको आज हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाइफ को उपलब्ध अतिरिक्त आधार अर्थात सेक्शन 13(2) जिसके अंतर्गत हिंदू पत्नी को विवाह विच्छेद को दो विवाह विच्छेद के अतिरिक्त 4 अन्य आधार उपलब्ध हैं, उनको उन टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।